तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड हॉलमार्क ऑफ कैंसर। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट हॉलमार्क कंप्लीट किया था, विच वाज सेल्फ सफिशिएंसी, जिसका मतलब था कि कैंसर सेल बिना किसी ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट के ग्रोथ कर सकता है। और अब हम पढ़ेंगे सेकेंड हॉलमार्क, विच इज़ इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिशन। ठीक है, तो कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, दे अपोज द डेवलपमेंट ऑफ हॉलमार्क ऑफ कैंसर, सॉरी, दे अपोज द डेवलपमेंट ऑफ हॉलमार्क ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर को डेवलप नहीं होने देते। हॉलमार्क से क्या है, हॉलमार्क जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो हैं, लेकिन यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसको जो है कैंसरस ग्रोथ कराने में मदद करते हैं। जैसे एंजियोजेनेसिस हुआ, अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, अगर न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर वो कैसे ग्रो करेगा। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक जब एक्यूमुलेट होंगे तो ये सपोर्ट करते हैं कैंसर ट्यूमर का फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेसर क्या करता है, सप्रेसर नाम में ही है, यानी कि वो ट्यूमर बनने नहीं देगा। तो वो कैंसर के जो भी हॉलमार्क्स हैं उनको, उनकी डेवलपमेंट को रोकेगा, उनकी डेवलपमेंट को अपोज करेगा। ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस यानी कि जैसे कि मान लो तुम्हारा ऐसा कोई भी स्ट्रेस या ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें सेल है, जिसमें जिससे कि उसका कैंसरस वो हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। जैसे कि मान लो जेनेटिक म्यूटेशन आ गई कुछ, तो वो उसको सेल साइकिल में प्रोग्रेशन को रोक के डीएनए रिपेयर कराएगा, है ना, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो ऐसे यानी जो भी कोई स्ट्रेस जो कि लीड विच कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर, है ना, उनको रिकॉग्नाइज करके सेल प्रोलिफरेशन को रोकता है। और सेल प्रोलिफरेशन के रोकने से क्या होता है कि वो उसको टाइम मिलता है सेल्स को क्या करने का, अपना रिपेयर करने का। ठीक है, ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सेल्स का फिजियोलॉजिकल ग्रोथ हो, पैथोलॉजिकल ना हो, है ना। यानी कि जो है न्यूप्लास्टिक ग्रोथ ना हो, नॉर्मल ग्रोथ अगर रिक्वायर्ड है तो वो बस हो। ठीक है, तो अगर मान लो प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो भी गया, ठीक है, इफ प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्टेड टू ऑन्कोजीन बट ट्यूमर सप्रेसर इंटैक्ट है, तो भी सेल साइकिल अरेस्ट होगा, ना कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के। यानी कि अगर मान लो ऑन्कोजीन कन्वर्जन हो गया, प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो एक्टिवेट होकर ऑन्कोजीन बन गया कुछ जेनेटिक म्यूटेशन या एल्ट्रेशन के कारण। ठीक है, तो अगर लेकिन अगर ट्यूमर सप्रेसर इंटैक्ट है, यानी ट्यूमर सप्रेसर में कोई चेंज नहीं आया, वो नॉर्मली और फुल्ली फंक्शनल है ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो वो क्या करेगा, सेल साइकिल प्रोग्रेशन को रोक देगा, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने की जगह सेल साइकिल रुक जाएगा, यानी कि न्यूप्लास्टिक ग्रोथ को रोक देगा। ठीक है, कुछ जो ट्यूमर सप्रेसर्स रहते हैं वो डिफ्रेंशिएशन भी प्रमोट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन यानी क्या होता है कि हम देखा था ना कि नॉर्मल सेल से कितना रिजेम्बलेंस है, यानी कि नॉर्मल सेल की तरह उसकी डेवलपमेंट को नॉर्मल सेल की तरह ही कराना चाहता है। न्यूप्लास्टिक सेल में का डेवलपमेंट वो रोकता है। ठीक है, फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर डिस्कवर्ड बाय, तो जो फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन था वो नटसन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, वो नटसन ने डिस्कवर किया था और उस जीन का नाम था आरबी जीन। आरबी जीन क्यों, क्योंकि उसने डिस्कवर किया था ये फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा में। ठीक है, तो रेटिनोब्लास्टोमा का आरबी, ठीक है, ये रेटिना का एक न्यूप्लास्टिक ट्यूमर है। ठीक है, तो फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, अब इसमें आता है टू हिट हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू हिट हाइपोथेसिस, तो टू हिट हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है कि जैसे दो अलील हैं किसी भी कैरेक्टर की। ठीक है, दो अलील्स हैं, एक पेरेंट से ही एक दूसरे पेरेंट से आई है। ठीक है, तो अगर उसमें से एक भी अलील डिफेक्टिव हुई तो ट्यूमर सप्रेसर अपना काम करता रहेगा, ऐसा नहीं कि न्यूप्लास्टिक ग्रोथ होगा उसमें, है ना, उससे रिस्क बस बढ़ेगा। लेकिन जब दोनों अलील डिफेक्टिव होंगी तभी नियोप्लास्टिक ग्रोथ हो सकता है। यानी कि नियोप्लास्टिक ग्रोथ होने के लिए दोनों अलील्स का डिफेक्टिव होना ज़रूरी है। एक अलील के डिफेक्टिव होने से नियोप्लास्टिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। तो यानी दोनों अलील का डिफेक्टिव होना ज़रूरी है, इसलिए टू हिट हाइपोथेसिस, यानी कि एक हिट में आपका एक अलील जाएगा, दूसरे हिट में आपका दूसरा अलील जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे जेनेटिकली किसी किसी के में इनहेरिट एक डिफेक्टिव एलील होती है एक पेरेंट से, तो उसमें क्या होता है कि वो रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है मतलब अब एक एलील वैसी उसकी डिफेक्टिव है, मान लो अगर किसी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी दूसरी एलील हो गई डिफेक्टिव,
तो उसके में कैंसर डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के में क्या होगा, एक बार के ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं होगा, वो दूसरी बार होना पड़ेगा तभी तो, क्योंकि दोनों एलील डिफेक्टिव करना पड़ेगा किसी नॉर्मल में। लेकिन अगर किसी ने इनहेरिट ही एक एलील पहले से ही डिफेक्टिव एलील अगर इनहेरिट की है, तो दूसरी एलील अगर हो गई, मतलब उसका चांसेस बढ़ जाता है ना कैंसर डेवलपमेंट का। तो इसलिए जो है वो उसमें रिस्क बस बढ़ता है। ठीक है, तो टू हिट हाइपोथेसिस यहाँ क्या लिखा है, व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन अफेक्टेड देन ओनली ट्यूमर डेवलपमेंट अकर्स। ठीक है, इफ सिंगल एलील अफेक्टेड इट प्री डिस्पोजेस टू कैंसर, यानी रिस्क को बढ़ा देगा, बट नो ट्यूमर विदाउट बोथ अफेक्टेड एलील्स। दोनों जब तक अफेक्ट नहीं होंगी तब तक ट्यूमर नहीं होगा, है ना। तो रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो दो टाइप का होता है, फैमिलियल और स्पोराडिक। फैमिलियल जो है वो जो है तुम्हारा डोमिनेंट होता है और स्पोराडिक रेसेसिव होता है। ठीक है, तो फैमिलियल यानी क्या होता है, फैमिलियल यानी कि एक तुमने अलील डिफेक्टिव इनहेरिट किया है तो उससे इंक्रीज रिस्क है तुम्हारा, है ना। तो और स्पोराडिक यानी क्या होता है, बोथ अलील्स नॉर्मल थी तुम्हारी, जो भी तुमने इनहेरिट की थी, इनहेरिटेड अलील्स तो तुम्हारी नॉर्मल थी, लेकिन तुमने एक्वायर करी है कोई म्यूटेशन जिसके कारण दोनों अलील्स जो है तुम्हारी डैमेज हुई और रेटिनोब्लास्टोमा जो है तुम्हारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो फैमिलियल में यूजुअली बाइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा मिलता है और स्पोराडिक में यूजुअली यूनिलेटरल मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें यूनिलेटरल ही मिलता है, बाइलेटरल भी मिल सकता है, और ऐसा नहीं कि इसमें बाइलेटरल मिलता है, इसमें भी यूनिलेटरल मिल सकता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि इसमें बाइलेटरल मिलता है और इसमें यूनिलेटरल मिलता है। ठीक है, अब ये आरबी जीन के बारे में हम अच्छे से थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन, यानी कि प्रोलिफरेशन को गवर्न करती है कौन, आरबी जीन। ये याद रखना, अलग अलग जीन के यहाँ पर जो है अलग अलग उसके नाम हैं। जैसे कि आरबी जीन को हम बोलते हैं गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो इसमें जर्मलाइन म्यूटेशन अगर होता है तो इट प्री डिस्पोजेज रिस्क। ठीक है, तो रेटिनोब्लास्टोमा और ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है किस में, आरबी जीन में। यानी कि अगर आरबी जीन में जर्मलाइन म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि तुम इनहेरिट ही एक अलील डिफेक्टिव कर रहे हो, तो रिस्क बढ़ता है कैंसर का। तो इसमें इसके जो डिफेक्टिव होने से कौन से कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं, तो वो है, पहला है रेटिनोब्लास्टोमा जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, रेटिनोब्लास्टोमा जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, और दूसरा है ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, अभी ये की नेगेटिव रेगुलेटर है G1 to S ट्रांजिशन का, यानी कि G1 to S ट्रांजिशन जो है ये इसको इनहिबिट करता है, ये इसका रेगुलेटर है। हमने देखा था ना, दो चेक पॉइंट्स होते हैं सेल साइकिल में, एक G1 to S ट्रांसफॉर्मेशन और एक G2 to M ट्रांजिशन, है ना। तो G1S ट्रांजिशन जो है उसका जो की रेगुलेटर है वो हमारा आरबी जीन है। यहाँ पर और कौन सा जीन काम कर सकता है, हमने लास्ट वीडियो के आखिरी में देखा था, वो है P53 जीन। ठीक है, तो ये हम इसके बाद पढ़ते हैं आरबी जीन के बाद में। ठीक है, तो होता क्या है कि आरबी जीन जो है, आरबी मतलब उसका जो प्रोटीन है वो E2F को होल्ड करके रखता है। E2F उससे जुड़ा हुआ रहता है कब, उसकी हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, यानी कि जब फॉस्फोरस एक कम होगा तो हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में वो एक्टिव है। ये एक्टिव है, कौन एक्टिव है, आरबी प्रोटीन एक्टिव है, आरबी जीन एक्टिव है। तो इसकी एक्टिविटी से क्या होता है कि E2F को ये बाइंड करके रखेगा, लेकिन जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, यानी कि हाइपर फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में आ जाएगा ये। ठीक है, तो हाइपर फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में क्या आएगा तो क्या होगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने से क्या होगा, ये जो E2F को होल्ड करके रखा था, बाउंड था जो E2F इससे, वो रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज ऑफ E2F से क्या होगा, इट लीड्स टू प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल, G1S ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन कब कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, यानी ये कब इसका फंक्शन बंद हो सकता है। तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आरबी जीन का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, यानी कि आरबी जीन काम नहीं कर पा रहा है, यानी आरबी प्रोटीन जो है वो डिफेक्टिव बनेगा, है ना, या फिर बनेगा ही नहीं, तो E2F को कोई होल्ड करने को नहीं रहेगा, तो क्या होगा, सेल साइकिल का कोई रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, या फिर CDK और CD4, ये क्या थे, CDK और CD4, CDK था हमारा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और CD4 तो ये क्या था, ये आपका सेल साइकिल को जो है G1 से S ट्रांजिशन में मदद कर रहा था। ठीक है, उसको ये कैटलाइज कर रहा था। ठीक है, तो इसका गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी कि ये ओवर फंक्शन करेगा, यानी क्या होगा, आसानी से ये जो है प्रोग्रेशन हो जाएगा, G1 से S ट्रांजिशन हो जाएगा, सेल साइकिल प्रोसीड कर जाएगी और सेल डिवीजन कंटिन्यू होगा। ठीक है, या फिर CDK इनहिबिटर, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जो
हमारा इसको जीवन से एस प्रोग्रेशन करा रहा था, उसका लॉस ऑफ फंक्शन जो है ये क्या कर रहा था, हमारे उसको रेगुलेट करवाने में मदद कर रहा था आरबी जीन की तरह ही, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिनसे इसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, है ना। इन मोस्ट CV16 ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ये E7 प्रोटीन बनाता है, ये याद रखना कौन सा प्रोटीन बनाता है वो, ठीक है। एक E7 इसका आएगा, हम पढ़ेंगे, और एक E6 पढ़ेंगे, तो कौन सा किसको इनएक्टिवेट करता है वो याद रखना। तो E7 किसको इनएक्टिवेट करेगा, ये हमारे आरबी जीन को अफेक्ट करेगा। तो क्या होता है, इट बाइंड्स एट द साइट ऑफ E2F, यानी जहाँ पर E2F जुड़ रहा था वहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, तो फिर E2F के लिए बाइंड करने के लिए साइट नहीं बचेगी। तो क्या होगा, E2F फ्री रहेगा, E2F फ्री रहेगा तो सेल प्रोलिफ्रेशन होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसका जीन पढ़ते हैं, ठीक है। कौन से जीन पढ़ रहे हैं हम, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जीन है TP53, इसको हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ जीनोम। ये इसका ध्यान रखता है, गार्जियन ऑफ जीनोम। गार्जियन का क्या काम रहता है कि वो ध्यान रखता है, तो ये किसका गार्जियन है, जीनोम का गार्जियन है, नहीं जीनोम का ध्यान रखेगा, ठीक है। तो TP53 जो है वो P53 प्रोटीन बनाता है और फिर उसके थ्रू एक्ट करता है। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल प्रोग्रेशन, DNA रिपेयर, सेलुलर सेनेसेंस, एपोप्टोसिस। देखो इसमें होता क्या है ना, जैसे सेल साइकिल प्रोसीड कर रही है, तो हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि जो P53 था वो दोनों जो चेक पॉइंट्स थे हमारे सेल साइकिल के वहाँ पर काम करते हैं। क्या काम करते हैं, तो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये डिटेक्ट करेंगे जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस को, जिससे कि कैंसर डेवलपमेंट हो सकता है, ट्यूमर डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे ही डिटेक्ट करेंगे तो वहाँ चेक पॉइंट्स पे काम करेंगे और ये सेल साइकिल को स्टॉप कर देंगे वहाँ, ठीक है। अब सेल साइकिल स्टॉप होने से क्या होगा, DNA रिपेयर का टाइम मिलेगा, तो DNA रिपेयर कर देंगे, DNA रिपेयर हो जाएगा, तो फिर सेल साइकिल वापस से कंटिन्यू करेंगे, वापस अगर ज़रूरत है तो सेल साइकिल वापस प्रोसीड करेगा आगे और सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी म्यूटेशन आई है तो वो उसका DNA का रिपेयर हो जाएगा इसमें, या फिर अगर रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो एपोप्टोसिस करा देगा, यानी ये उसका ध्यान रखेगा कि कहीं गलत जीनोम के साथ जो है सेल डिवीजन ना हो, ताकि गलत जीनोम डॉटर सेल्स ना इनहेरिट करें, इसलिए ये गार्जियन है ना। तो ये क्या करता है, सेल साइकिल प्रोग्रेशन को रेगुलेट करता है, DNA रिपेयर, सेलुलर सेनेसेंस एंड एपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली म्यूटेटेड जीन इन कैंसर, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है क्रोमोसोम नंबर 17
ये बढ़ेगा नहीं, कम होगा, ठीक है, गलत लिखा है ना, मिस्टेक है एक यहाँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, P53 का एक्सप्रेशन बढ़ेगा, P53 ज़्यादा सिंथेसाइज होगा और फिर वो क्या कराएगा, आपका रेगुलेशन कराएगा। नॉर्मली क्या होता है, P53 अनडिटेक्टेबल रहता है, लेकिन स्ट्रेस में उसका जो इनिबिशन था, जो उसका डिग्रेडेशन था, वो कम होता है। यहाँ पर कम होगा ये, है ना, सो आप लोग देख लेना, नोट्स में गलत लिखा है, यहाँ पर कम होगा ये, ठीक है, कम होगा तो P53 बढ़ जाएगा। तो डिटेक्टेबल कब होता है, जब जीनोमिक स्ट्रेस यहाँ आता है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया या फिर डीएनए डैमेज में क्या होगा, एटीएम जो हैं ये अफेक्ट होते हैं। एटीएम है अब तुम्हारा एटेक्शिया टेलेंजेक्शिया म्यूटेटेड, और एटीआर है एटेक्शिया टेलेंजेक्शिया एंड रेड 3 रिलेटेड, ठीक है। तो ये प्रोटीन काइनेज हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया से असल में होता क्या है, डीएनए डैमेज हो जाता है। तो एटीएम और एटीआर के म्यूटेशन से क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है P53 और MDM2 का, तो इससे डिग्रेडेशन ऑफ P53 कम हो जाता है और P53 का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। तो कैसे सेंस करता है, उसका मैकेनिज्म है ये, ठीक है। कौन कैसे सेंस करता है, तो P53, जिससे हमने अभी देखा ना, P53 का जो है इनिबिशन और उसका डिग्रेडेशन कम हो जाता है। तो कम कैसे होता है, ये वो मैकेनिज्म का, जब हाइपोक्सिया होगा तुम्हारा एटेक्सिया टेलेंजेक्सिया म्यूटेटेड हो जाएगा, ठीक है, एटीएम और एटीआर एटेक्सिया टेलेंजेक्सिया एंड रेड 3 रिलेटेड, ये कुछ प्रोटीन काइनेजेस हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट होंगे तो ये क्या कराएंगे, फॉस्फोराइलेशन। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होते हैं तो क्या कराते हैं, फॉस्फोराइलेशन कराते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन किसका कराएंगे, P53 और MDM2 को कराएंगे। तो इससे क्या होगा, P53 का डिग्रेडेशन कम हो जाएगा और P53 का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। P53 एक्यूमुलेट होगा तो वो सेल साइकिल को रोक देगा, ठीक है। अभी मान लो ऑन्कोजेनिक स्ट्रेस होता है, सेलुलर स्ट्रेस, इससे क्या होगा, सेलुलर स्ट्रेस होगा विच लीड्स टू इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ P14 और ARF, ठीक है, विच बाइंड्स टू MDM2 जो उसका डिग्रेडेशन करा रहा था, उससे P53 बच जाएगा, फिर P53 बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑन्कोजेनिक स्ट्रेस यानी क्या था, कि हमारा मान लो कोई तुम्हारा म्यूटेशन हो गया, ठीक है, उससे क्या होगा, सेलुलर स्ट्रेस बढ़ेगा, जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है, तो उससे P14 या फिर ARF का सिंथेसिस होगा। तो ये MDM2 से बाइंड करेगा और MDM2 को इनएक्टिवेट कर देगा, जिससे P53 बढ़ने लगेगा, ठीक है। P53 बढ़ता है तो क्या होता है, तो P53 बढ़ने से 3 चीज़ होती हैं। क्या होता है, पहला तो जीन्स दैट अरेस्ट द सेल साइकिल, तो सेल साइकिल को रोक देगा, वो सेल साइकिल का अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन जीन्स का क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं जो सेल साइकिल को रोकेंगे, उन जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ाएगा ये, ठीक है। तो और फिर इसके बाद क्या होगा, GAD45 और CDK1A इनको एक्टिवेट करेगा, इनके ऊपर एक्ट करेगा। तो GAD45 क्या कराएगा, डीएनए रिपेयर कराएगा, और CDK1A क्या कराएगा, तो P21 के थ्रू ये अरेस्ट ऑफ सेल साइकिल कराएगा। तो सेल साइकिल अरेस्ट होगा तो क्या होगा, टाइम मिलेगा डीएनए रिपेयर को, ठीक है। अगर तो डीएनए रिपेयर हो पाता है सक्सेसफुली, तो फिर P53 का लेवल वापस नॉर्मली जैसे कम था तो कम हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाता है तो क्या होगा, या तो एपोप्टोसिस होगा या तो फिर परमानेंट अरेस्ट हो जाएगा उसकी ग्रोथ का, ठीक है। तो क्या कराया इसने, सेल साइकिल अरेस्ट कराने वाले कुछ जीन्स को एक्टिवेट किया, जिससे कि उनका एक्सप्रेशन बढ़ाया उन जीन्स का, सेल साइकिल जो अरेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन हो गए, GAD45 और तुम्हारा CDK1A, इन दोनों को एक्टिवेट किया। तो GAD45 क्या कराता है, डीएनए रिपेयर कराता है। डीएनए रिपेयर के लिए सेल साइकिल रुकना पड़ेगा, तो CDK1A क्या कराएगा, तो P21 मॉलिक्यूल के थ्रू सेल साइकिल का अरेस्ट कराएगा, जिससे कि टाइम मिलेगा डीएनए रिपेयर का। डीएनए रिपेयर हो पाता तो वेल एंड गुड, ठीक है, P53 वापस कम होगा और सब नॉर्मल साइकिल वापस चलने लगेगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है, मान लो, ठीक है, क्या नहीं हो पाता है, उसका डीएनए का रिपेयर नहीं हो पाता है, म्यूटेशन को रिपेयर नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, या तो फिर सेनेसेंस हो जाएगा, यानी कि परमानेंट अरेस्ट हो जाएगा, कि साइकिल बस रुक गया, अब ये वाला सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, या तो फिर एपोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। एपोप्टोसिस भी इसमें कौन सा होता है, तो इंट्रिंसिक पाथवेज होता है। एपोप्टोसिस हमने पढ़ रखा है, 2 पाथवेज हो सकता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो इसमें इंट्रिंसिक पाथवे से एपोप्टोसिस होता है, ठीक है। अभी ये 3 काम करा रहा था P53 इंक्रीज होने से। दूसरा क्या काम कराएगा, जो जीन्स एपोप्टोसिस कराते हैं, यानी कि बैक्स पूमा ये सब जो थे ना, है ना, इनका एक्सप्रेशन बढ़ा देगा, बैक्स पूमा ये सब का, ठीक है। तो अगर
मान लो इरिवर्सिबल डीएनए डैमेज है, जैसे कि अभी हमने देखा कि डीएनए रिपेयर अनसक्सेसफुल रहा तो एपोप्टोसिस हो जा रहा है, तो ये तब कराएगा अगर तुम्हारा डीएनए डैमेज सक्सेसफुल नहीं रहा। तो P53 जिसने सेल साइकिल अरेस्ट कराया था और डीएनए रिपेयर स्टिमुलेट कराया था, वो ही उन जीन्स को एक्टिवेट करेगा जो एपोप्टोसिस करा रहे हैं, और उससे क्या होगा, एपोप्टोसिस होगा किससे, इंट्रिंसिक पाथवे से होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या काम कराएगा वो, जीन्स दैट इंक्रीज कैटाबॉलिक और डिक्रीज एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, इनको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म को कम करेगा। ठीक है, तो कीमोथेरेपी या रेडिएशन से क्या होता है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन से हमारा यही होता है कि डीएनए डैमेज होता है, डीएनए डैमेज होता है, P53 उसको डिटेक्ट करता है, P53 डिटेक्ट करता है तो क्या होता है कि वो एक्शन में आता है। अगर मान लो जो है P53 इंटैक्ट है तो एपोप्टोसिस होगा, जैसे कि टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर में होता है ना, या फिर चाइल्डहुड में जो अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर P53 म्यूटेटेड है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस टू थेरेपी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि लंग कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर में होता है। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन क्या काम कर रहे हैं, डीएनए डैमेज करा रहे हैं। डीएनए डैमेज से क्या होगा, P53 एक्टिवेट होगा, P53 का एक्यूमुलेशन होगा, और वो या तो डीएनए रिपेयर कराएगा अगर हो पा रहा है तो, अगर डीएनए रिपेयर नहीं करा पा रहा है तो एपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक है, और अगर P53 मान लो इंटैक्ट नहीं है, P53 खुद म्यूटेट हो गया है, तो क्या होगा कि वो थेरेपी उसमें फिर काम नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा APC, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गेट कीपर ऑफ कोलोनिक नियोप्लाजिया, गेट कीपर ऑफ कोलोनिक नियोप्लाजिया। ठीक है, ये कोलोनिक नियोप्लाजिया को जो है प्रिवेंट करता है होने से, इसके म्यूटेशन से यूजुअली कोलोन कैंसर होता है। ठीक है, APC का फुल फॉर्म ही है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई। ठीक है, तो ये कौन से क्रोमोजोम में मिलता है, ये क्रोमोजोम नंबर 5 के लॉन्ग आर्म में मिलता है। ठीक है, 5q21। ठीक है, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, ये है कंपोनेंट ऑफ WNT सिग्नलिंग पाथवे, जो हमने बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवे देखे थे ना, जैसे जैकस्टेट पाथवे और ये वो, तो उसमें एक WNT पाथवे भी होता है। तो WNT सिग्नलिंग पाथवे का एक कंपोनेंट है ये। तो व्हेन WNT मॉलिक्यूल डजंट बाइंड टू FRZ, सॉरी, ठीक है, बीटा कैटेनिन एंड फॉर्म्स डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स विच डिस्ट्रॉय बीटा कैटेनिन। इफ WNT मॉलिक्यूल बाइंड्स विथ FRZ रिसेप्टर, तो ये ब्लॉक कर देगा फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स, और इससे बीटा कैटेनिन बढ़ेगा और बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में जाके कराएगा क्या, ग्रोथ। ठीक है, सिग्नलिंग पाथवे है एक। ठीक है, अगर ये FRZ रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता WNT मॉलिक्यूल, तो क्या होता है, APC बीटा कैटेनिन को होल्ड करता है और उसको मार देता है। लेकिन अगर वो बाइंड कर जाता है तो APC फिर बीटा कैटेनिन से जो है बाइंड नहीं कर पाता, तो वो उसका डिस्ट्रक्शन नहीं करा पाएगा। तो नहीं करा पाएगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाके सिग्नल करेगा कि ग्रोथ कराना है, ग्रोथ कराना है, तो फिर ग्रोथ होती जाएगी, और कोलोनिक एपिथेलियम की ग्रोथ होगी तो कोलोन को कैंसर बनेगा। ठीक है, तो ट्यूमर कब इंड्यूस होगा इसमें, या तो इसमें APC का लॉस ऑफ फंक्शन जाए, क्यों, कौन बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रॉय करता है, APC। ठीक है, तो APC का अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो फिर बीटा कैटेनिन को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तो इसमें कैंसर इंड्यूस होगा, ट्यूमर इंड्यूस होगा। ठीक है, या फिर अगर बीटा कैटेनिन का गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, है ना, तो इससे क्या होगा, APC डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा तो बीटा कैटेनिन को। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इससे भी ग्रोथ जो है इनहिबिट नहीं हो पाएगी, है ना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी और ट्यूमर बनेगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है इसमें म्यूटेशन का, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। ठीक है, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होता है, यानी कि तुम्हारा कोलॉन में पॉलीपोसिस, हमने पढ़ा था ना कि नॉमेनक्लेचर में कि पॉलीफॉर्मेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का डेवलपमेंट होता है, ट्यूमर का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ट्यूमर में। ठीक है, तो और एडिनोमेटस यानी कि तुम्हारा ग्लैंड से रिलेटेड, तो तुम्हारे कोलॉन में ग्लैंड्स होते हैं ना कुछ, तो उनका कैंसर है। ठीक है, तो एडिनोमेटस पॉलीपोसिस ये फैमिलियल भी हो सकता है और स्पोराडिक भी हो सकता है। फैमिलियल यानी हमने देखा था जिसमें जर्म लाइन म्यूटेशन आती है एक अलील से, और स्पोराडिक यानी कि जिसमें दोनों ही म्यूटेशंस एक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, देन बीटा कैटेनिन का अगर गेन ऑफ फंक्शन होता है, सॉरी, बीटा कैटेनिन का गेन ऑफ फंक्शन 20% हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CDH1,
विच एनकोड्स ई कैडरिन। ठीक है, तो ई कैडरिन क्या है, सरफेस प्रोटीन है विच मेंटेन्स द इंटरसेलुलर एडेसिवनेस। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो ई कैडरिन है ये तुम्हारा जंक्शन बनाता है, ये दो सेल्स को एक साथ जोड़ के रखता है, सीमेंटिंग मटेरियल है। ठीक है, का क्या होता है, ये साइटोप्लाज्मिक बीटा कैटनिन जो है ई कैडरिन के साइटोप्लाज्मिक टेल से जुड़ा होता है। व्हेन लॉस ऑफ सेल टू सेल कांटेक्ट होता है तो इंटरेक्शन बिटवीन बीटा कैटनिन एंड ई कैडरिन इंटरप्ट होता है। इससे क्या होता है, बीटा कैटनिन ट्रांसलोकेट होकर न्यूक्लियस में जाता है और ग्रोथ प्रमोट करता है। ठीक है, बीटा कैटनिन में भी हमने इसके पहले वाले में भी देखा, एपीसी में बीटा कैटनिन ही सेल ग्रोथ कराता है, वैसे यहाँ भी बीटा कैटनिन इन्वॉल्व है। तो क्या होता है, ई कैडरिन के टेल में जुड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्मिक टेल में, जो साइटोप्लाज्म के अंदर है उस टेल में अगर मान लो सेल टू सेल कांटेक्ट छूटता है तो ई कैडरिन और बीटा कैटनिन का इंटरेक्शन खत्म होता है, तो बीटा कैटनिन तुरंत पहुंचता है न्यूक्लियस में और प्रमोट कराता है ग्रोथ। तो व्हेन ग्रोथ टेक्स प्लेस एंड सेल टू सेल कांटेक्ट रीएस्टैब्लिश्ड तो बीटा कैटनिन अगेन बाउंड हो जाता है और सेल ग्रोथ बंद हो जाती है। ये है कांटेक्ट इनहिबिशन का जो है कंसेप्ट। क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारा कुछ टिश्यू डैमेज हुआ, अब टिश्यू डैमेज हुआ तो तुम्हारा बीटा कैटनिन और ई कैडरिन का इंट्रैक्शन बंद हो गया, तो बीटा कैटनिन क्या कराएगा, जाके सेल ग्रोथ कराएगा। अब सेल ग्रोथ हुई, जितना होना चाहिए था, जितना रिक्वायर्ड था उतनी हो गई, यानी कि एक्स्ट्रा सेल नहीं बने, तो सेल टू सेल कांटेक्ट आ गया, वापस सेल टू सेल कांटेक्ट आ गया, तो ई कैडरिन और बीटा कैटनिन के बीच का इंट्रैक्शन रीएस्टैब्लिश हो गया। जैसे ही रीएस्टैब्लिश हो गया तो अब बीटा कैटनिन नहीं जाएगा, फालतू का ग्रोथ नहीं कराएगा, एक्सेसिव ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो वो इसी में म्यूटेशन हो जाता है, क्या म्यूटेशन हो सकता है, इसमें क्या म्यूटेशन हो सकता है, तो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ई कैडरिन और बीटा कैटनिन। ठीक है, अगर मान लो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है किसका, ई कैडरिन या फिर बीटा कैटनिन का, तो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन हो जाएगा, कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं हो पाएगा, कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं काम करेगा, यानी एक्सेसिव ग्रोथ होगा। ठीक है, या फिर लॉस ऑफ ई कैडरिन ही चला जाए, है ना, तो कोई बाउंड ही नहीं कर रखेगा उसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, इससे रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, कौन सा जीन जा रहा है इसमें, तुम्हारा CDH1 मॉलिक्यूल जा रहा है, CDH1 जीन क्या कर रहा था, तुम्हारा ई कैडरिन बना रहा था। ठीक है, तो अगर यही नहीं होगा तो कौन सा कैंसर यूजुअली देखा जाता है इसमें देखा जाता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ये भी फैमिलियल हो सकता है, स्पोराडिक हो सकता है। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द कैंसर्स। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल कौन सा आ रहा है, तो हमारा आ रहा है SAMD2 और 4। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इतना देख लो ये क्या इनकोड कर रहा है, तो ये TGF बीटा को इनकोड करता है। ठीक है, और इसकी म्यूटेशन से क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। क्या होता है, पैनक्रियाटिक कैंसर का चांसेस रिस्क बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, और ये एसोसिएटेड है जुवेनाइल पॉलीपोसिस से। ठीक है, देन नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा P10, तो ये इससे क्या होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 10 के ऊपर लोकेटेड है उसके लॉन्ग आर्म में, और ये इनहिबिट करता है PI3 के या फिर AKT पाथवे को। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग पाथवे तो हमने पहले भी देखा था, इससे सेल प्रोलिफरेशन बढ़ेगा ड्यू टू लॉस ऑफ इनिबिशन, और ये इसका फैमिलियल वेरिएंट को हम बोलते हैं काउडन सिंड्रोम, याद रखना, काउडन सिंड्रोम। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा VHL, ये नॉर्मली हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर को कम कराता है। ठीक है, म्यूटेशन होगा तो इंक्रीज इन हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर होगा, म्यूटेशन होने से क्या होगा, इसका फंक्शन गया, तो ये हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, तो नया वेसल्स बनने के लिए वो उसको स्टिमुलेट करेगा, तो जो है वेजिटेटिव ग्रोथ फैक्टर जो है हमारा, एंजीजेनेसिस कराने वाले फैक्टर जो हैं जैसे VEGF रहता है, तो इसको वो बढ़ा देगा, तो इससे क्या होगा, एंजीजेनेसिस होगा, यानी कि न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन होगा। एंजीजेनेसिस से हमारा हॉलमार्क ऑफ कैंसर है, एंजीजेनेसिस यानी न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन, तो न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन होगा तो अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, अच्छे से जो है पूरा ऑक्सीजन और ये गैसेस एक्सचेंज कर पाएंगे सारे सेल्स, तो ट्यूमर सेल्स की का प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 में लोकेटेड होता है, शॉर्ट आर्म में। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, तो रेनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है VHL से, किससे, VHL से तुम्हारा रेनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ये भी हेरिडिटरी हो सकता है, फिर स्पोराडिक हो सकता है। जर्म लाइन अगर लॉस ऑफ म्यूटेशन हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं VHL सिंड्रोम या फिर हिप्पल लिंडाओ सिंड्रोम। इसको याद रखना, ये जो नाम रहते हैं ना सिंड्रोम के, जो यूनिक रहते हैं, इसको याद रखना। जैसे कि काउडन सिंड्रोम हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ काउडन सिंड्रोम था, वैसे यहाँ हो गया हमारा हिप्पल लिंडाओ सिंड्रोम। इसमें यूजुअली क्या देखा जाता है, तो किडनी का कैंसर होता है इसमें, या फिर CNS ट्यूमर होता है, यानी कि सेरिबेलर हेमेंजियोब्लास्टोमा,
या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ साथ में देखी जाती है किसमें, ये तीन चीज़ हमारी होगी किसमें, वीएचएल सिंड्रोम में। तो ये कब होता है वीएचएल सिंड्रोम या फिर हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम कब होता है, तो जर्म लाइन म्यूटेशन अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए किसका, वीएचएल जीन का, ठीक है। तो वीएचएल क्या कराता है, हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर को कम करा के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा STK11 और विच इज़ ऑल्सो नोन एज LKB1। तो ये थोड़े बहुत आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, LKB1 और STK11 को हम LKB1 बोलते हैं ये सब, ठीक है। तो ये क्या कराता है, सेरीन या फिर थ्रियो सॉरी सेरीन थ्रियोनिन काइनेस को इनकोड करता है। तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसमें म्यूटेशन होने से हमारा क्या होगा, वही बारबर्ग इफेक्ट जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें म्यूटेशन से क्या होता है, इसको हम कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं, पीट्स जेगर्स सिंड्रोम, पीट्स जेगर्स सिंड्रोम। इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलिप्स, इंक्रीज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, यानी ये पूरा जीआई से रिलेटेड है। कौन, STK11। तो इसमें जीआई पॉलीपोसिस हो जाएगा, जीआई कैंसर के का रिस्क बढ़ जाएगा, पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा थर्ड फैक्टर देख लेते हैं हम, मेटाबॉलिक एल्ट्रेशंस विच इज़ नोन एज वारबर्ग इफेक्ट। तो मेटाबॉलिक एल्ट्रेशन होता क्या है कि नॉर्मली हमारा जो सेल रहता है वो एनर्जी किससे पाता है, तो ETC के थ्रू पाता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पाता है, ठीक है। तो जब एरोबिक कंडीशन हो, एनारोबिक कंडीशन में तो हमारा वो होता है लैक्टिक एसिड पाथवे, जिसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एनर्जी किससे ज़्यादा जनरेट होती है, लैक्टिक एसिड पाथवे से बहुत कम एनर्जी जनरेट होती है, ETC से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है अगर कंपेयर करें लैक्टिक एसिड पाथवे से, तो ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे जो कैंसर ट्यूमर सेल्स रहते हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल होने के बाद भी वो ग्लाइकोलिसिस की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड पाथवे की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो वो क्यों शिफ्ट होते हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो इवन इन प्रेजेंस ऑफ एम्पल ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस अकर मेजरली, ऐसा नहीं कि तुम्हारा बंद हो जाएगा ETC, लेकिन मेजरली कौन होगा, तो ग्लाइकोलिसिस होगा। मेजर पाथवे कौन काम करेगा, तो ग्लाइकोलिसिस काम करेगा। तो इससे क्या होगा, लैक्टोज प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। यूजुअली क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस की तरफ सेल कब जाता है, जब जो हमारा एरोबिक कंडीशंस ना हो, एनारोबियोसिस में जाता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिसिस की तरफ अगर जा रहा है तो इसको हम, और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल्स में इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज अपटेक एज ग्लाइकोलिसिस यील्ड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना, विच नॉर्मली अकर, क्या नॉर्मली अकर करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नॉर्मली होता है, ठीक है। तो इसमें सेल्स क्या करेंगे, ग्लूकोज बहुत जल्दी जल्दी लेंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन पेट स्कैन, ठीक है। तो हम पेट स्कैन करते हैं कैंसर के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि जो ग्लूकोज, देखो जो सेल्स ग्लाइकोलिसिस करा रहे हैं उनको एनर्जी तो उतनी ही चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए नॉर्मल सेल्स से, ठीक है। लेकिन वो किस पाथवे की तरफ शिफ्ट हो गए, जिस पाथवे से एनर्जी कम मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, ज़्यादा ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ज़्यादा ग्लूकोज का अपटेक करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम पेट स्कैन में यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वारबर्ग मेटाबॉलिज्म इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर ओनली, ये नॉर्मल सेल्स में भी होता है जब डिवीजन होता है नॉर्मल सेल्स का, ठीक है। तो पेट स्कैन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम इंजेक्शन देते हैं किसका, एक रेडियो एक्टिव जो है कोडेड ग्लूकोज का, जिसको हम बोलते हैं F18 फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये मेटाबोलाइज नहीं होता है बॉडी में, ठीक है, और रेडियो एक्टिव होता है। तो ये ट्यूमर सेल्स ले लेते हैं एक्टिवली, जल्दी जल्दी तुरंत फटाफट लेते हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनका ग्लूकोज का यूज़ बढ़ा हुआ है तो ग्लूकोज जल्दी जल्दी लेंगे। टेकन अप बाय ऑल ट्यूमर सेल्स एंड नॉर्मली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, नॉर्मल सेल्स भी लेते हैं जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, प्योर रीज़न क्या है वारबर्ग इफेक्ट करवाने का, प्योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन जब होता है तो क्या होता है, हम जानते हैं कि पूरा कार्बन जो है वो CO2 बन के निकल जाता है, ठीक है। तो ATP तो अच्छा खासा बनता है, लेकिन कार्बन मोइटीज़ जो हैं वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर निकल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, प्योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन प्रोड्यूस अबंडेंट ATP बट फेल्स टू प्रोड्यूस एनी कार्बन मोइटीज़ एज ऑल कार्बन कन्वर्टेड टू CO2 विच इज़ एक्सपायर्ड आउट,
ठीक है। कार्बन किस चीज़ के लिए चाहिए हमको? तो कार्बन हमको चाहिए सेलुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए। अब कोई अगर सेल एक्टिवली डिवाइड हो रहा है तो उसको ज़्यादा सेलुलर कंपोनेंट्स बनाने होंगे ना। अब जैसे मान लो आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, तो आपको पूरा फर्नीचर और जितना भी सामान है घर का वो सब नया लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल ऐसा पहले से रह रहे थे किसी घर में, तो आप सामान कितना लेते हो? बहुत कम लेते हो, कभी कभार लेते हो। रोज़ तो लेते नहीं हो आप सामान, कोई कुछ रोज़ फर्नीचर खरीदते हो, रोज़ सोफ़ा सोफ़ा बेड ये सब खरीदते हो क्या? आप लोग नहीं खरीदते ना, है ना? तो वैसे ही नॉर्मल सेल है। अब नॉर्मल सेल के पास सारा डीएनए प्रोटीन ये सब बना हुआ है। तो वो जब उसका लाइफ ख़त्म होता है, जैसे आपका मान लो कोई भी प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ है, जैसे आपके बेड का सेल्फ लाइफ है, अब वो ख़राब हो गया तब आप उसको रिप्लेस करोगे ना। वैसे ही सेल के पास प्रोटीन है, डीएनए है, ये सब इसका एक सेल्फ लाइफ है, ठीक है। जब ये ख़राब होगा तब फिर इसके लिए नया सिंथेसिस होगा नॉर्मल सेल में, तो उसका जो है सिंथेसिस बहुत ज़्यादा नहीं रहता, तो वो उतने में मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर एक्टिवली डिवाइड हो रहा है तो वो उसको बहुत सारा कार्बन चाहिए किस चीज़ के लिए? सिंथेसाइज करने के लिए नया नया प्रोटीन, है ना, लिपिड्स ये सब सिंथेसाइज करने के लिए। तब इसके लिए कार्बन का जो मेन सोर्स है वो है ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज तुम पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ा दोगे तो फिर वो सिंथेसाइज कैसे करेगा? इसलिए वो कार्बन को बचाने के लिए ही वो ऐसा करता है। क्या करता है कि ग्लाइकोलाइसिस की तरफ शिफ्ट जाता है कि एनर्जी भले कम मिले, हम ज़्यादा खाना खाएंगे एनर्जी कम मिलेगी, ज़्यादा ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देंगे एनर्जी कम मिलेगी, लेकिन हमको हमारे पास कार्बन बचेगा क्या? जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, उनके सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसलिए वारबर्ग इफेक्ट की तरफ शिफ्ट होता है सेल का मेटाबॉलिज्म, वो चाहे एक्टिवली डिवाइडिंग नॉर्मल सेल्स हो या एक्टिवली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल्स हो, ठीक है। तो इन एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स सम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन ऑल्सो अकर सच दैट ईच ग्लूकोज प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज 4 एटीपी। यानी कि जब हमने देखा था जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता था तो काफ़ी ज़्यादा एटीपी बनते थे, और अगर ग्लाइकोलाइसिस होता तो सिर्फ 2 ही एटीपी बनते थे, लेकिन यहाँ 4 एटीपी बनते हैं। यानी कि नेट सम जो है एवरेज में 4 एटीपी आता है। यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी होता है, ग्लाइकोलिसिस भी होता है, लेकिन मेजर ग्लाइकोलिसिस होता है ना। और अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज से कितना एवरेज एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, तो 4 एटीपी इसका एवरेज है ये, है ना। ऐसा नहीं कि हर ग्लूकोज 4 बना रहा है ना। कुछ ईटीसी से जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एटीपी बना रहे हैं, ठीक है। कुछ हमारे लैक्टिक एसिड पास से जा रहे हैं तो कम एटीपी बना रहे हैं, तो एवरेज निकल के आता है कि एक ग्लूकोज से 4 एटीपी बनेंगे, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एटीपी सिंथेसिस नहीं है, इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स बनाना जिससे कि हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स बना सकें। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है? पॉलीमराइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो जो मोनोमर्स हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स के, उनको बनाना उसका मेन फंक्शन है, कि एटीपी सिंथेसिस करना किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो कैंसर सेल्स में क्या होता है, जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रहता है या फिर PI3 के और AKT सिग्नलिंग रहता है, ये क्या करता है? अप रेगुलेट्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एंड मल्टीपल ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स को बढ़ा देंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का को अप रेगुलेशन करा देंगे ताकि ग्लूकोज ज़्यादा आ सके, क्योंकि ग्लूकोज अपटेक बढ़ाना है ना। और मल्टीपल ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे, उससे क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस की तरफ शिफ्ट होगा मेजर पाथवे जो है, ठीक है। और दे शंट माइटोकॉन्ड्रिया इंटरमीडिएट्स टू लिपिड बायोसिंथेटिक पाथवेज। तो शंट करने से क्या होगा कि जो हमारा इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो दूसरे बायोसिंथेटिक पाथवेज में यूज़ होंगे, ठीक है, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। दे प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, दे फॉस्फोराइलेट एंड डिक्रीज पायरुवेट काइनेज रिक्वायर्ड फॉर पीईपी टू पायरुवेट कन्वर्जन, ठीक है। तो ये टोटली क्या करा रहे हैं? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज या फिर PI3 के या AKT सिग्नलिंग पाथवे, ये एक तरीके से तुम्हारा वारबर्ग इफेक्ट को एक्वायरमेंट में मदद करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की तरफ शिफ्ट करा देंगे, फिर प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस सब बढ़ा देंगे, ठीक है। और एक क्या होता है, तो हमने MYC पढ़ा था हमारा अपना, तो MYC का अप रेगुलेशन से भी यही होता है ना, कि अप रेगुलेशन से क्या होगा? इट सपोर्ट्स एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक यानी क्या? सिंथेटिक मेटाबॉलिज्म। सिंथेसाइज होगा कोई भी प्रोडक्ट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब सिंथेसिस बढ़ जाएगा इसका। तो एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को सपोर्ट करता है ये। और दे इट इंक्रीजेज द ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स एंड ग्लूटामिनेज। तो ग्लूटामिनेज क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रियल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूटामिन को कराता है, ग्लूटामिनेज, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आता है हमारा? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है? तो ऑटोफेजी क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ सीवियर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी।
सीवियर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही है इसमें, ठीक है। तो सेल्स अरेस्ट देयर ग्रोथ एंड कैनाबलाइज ओन ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन्स एज कार्बन सोर्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ऑटोफेजी ऐसा नहीं, ऑटोफेजी में क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट बिल्कुल मिल ही नहीं रहा तो अब जिंदा रहना है, तो जिंदा रहना तो क्या है, अपने ही ऑर्गेनेल्स को का लाइसिस करा के उनको ही तोड़ करके उसमें से कार्बन सोर्स लेते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन कराते हैं। तो अब ये क्या हो सकता है, कैंसर सेल्स में इसकी दो थ्योरी है ना। दे मे यूज ऑटोफेजी टू बिकम डॉर्मेंट एंड सर्वाइव इन हार्ड टाइम्स, यानी कि हार्ड टाइम्स जब उसको न्यूट्रिशन जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए अपने ही ऑर्गेनल्स को का ब्रेक डाउन करा के कार्बन सोर्स को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करके जो है जिएंगे, ठीक है। तो इट देर बिकम्स रेजिस्टेंट टू थेरेपीज, यानी थेरेपीज जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए हार्ड टाइम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें उसको सर्वाइव कर जाएंगे। या फिर क्या होगा, ये एक और थ्योरी है कि पाथवे दैट इंड्यूस ऑटोफेजी आर डिसेबल्ड, है ना, तो ग्रोथ नॉट स्टॉप्ड, यानी कि ऑटोफेजी के जो पाथवे को इंड्यूस कराते हैं जीन्स, वो डिसेबल कर देंगे उन लोग, यानी ऑटोफेजी नहीं होगी, ठीक है। तो ऑटोफेजी नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत कम यूज़ करेंगे, बहुत ही प्रिकॉशियसली यूज़ करेंगे, है ना। तो या तो ऑटोफेजी का पाथवे बंद कर देंगे कि ग्रोथ ना रुके, ग्रोथ होती रहे, या तो फिर क्या करेंगे कि हमारा हार्ड टाइम्स को सर्वाइव करने के लिए उसमें डॉर्मेंट हो जाएंगे और लो कार्बन सोर्स में भी अपना काम करते रहेंगे, अपने ही ऑर्गेनल्स को का यूज़ करके, उनको ही लाइसिस करा के, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा ऑन्को मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। तो ऑन्को मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि म्यूटेशन इन आईडीएच, यानी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। तो नॉर्मल आईडीएच क्या करता है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है। ये एक नया कंसेप्ट है ना, ये नया नहीं है कि आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, ऑन्को मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट नया है, ठीक है। लेकिन अगर म्यूटेटेड आईडीएच रहेगा, आईडीएच क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम है, ठीक है। ये तो ये क्या कराएगा, म्यूटेटेड रहेगा अगर आईडीएच तो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट को 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट में कन्वर्ट कर देगा, 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑन्को मेटाबोलाइट, क्या बोलते हैं हम इसको, ऑन्को मेटाबोलाइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट इनहिबिट्स द एंजाइम्स और प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेज एज कोफैक्टर्स, ठीक है, दैट रिक्वायर अल्फा ग्लूटारेट एज कोफैक्टर। तो उन सारे क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो आगे जाता, पूरा साइकिल कंटिन्यू होता, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। किस में, क्रेब्स साइकिल में, ये डीएनए मिथाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, जब इसकी एक्टिविटी नहीं होती है तो एबनॉर्मल डीएनए मिथाइलेशन होता है, जिससे एपिजेनेटिक म्यूटेशन लीडिंग टू ऑन्कोजेनेसिस, ठीक है, फॉर्मेशन से, ठीक है। तो जैसे हमने देखा अल्फा कीटोग्लूटारेट नहीं रहेगा तो अब वो क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट, ऑन्को मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उससे टेट2 अफेक्ट होता है। टेट2 एक जीन का नाम है, प्रोटीन का नाम है, ठीक है। तो ये क्या कराता है, डीएनए मिथाइलेशन कराता है। तो अगर टेट2 की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो एबनॉर्मल डीएनए मिथाइलेशन होगा, डीएनए मिथाइलेशन तो होगा लेकिन वो अफेक्टेड हो गया, तो अब एबनॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा एपिजेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो एपिजेनेटिक चेंजेस क्या कराएंगे, हमारा ऑन्कोजेनेसिस कराएंगे। तो इन सम टेट2 is the tumor suppressor in those lineages, TET2 loss leads to RAS and tyrosine kinase upregulation, यानी कि जो TET2 हमारा था कुछ कैंसर लाइनेजेस में वो ट्यूमर सप्रेसर की तरह एक्ट करता है, लेकिन अगर TET2 का फंक्शन ख़त्म हो गया या एबनॉर्मली फंक्शन करेगा तो रास और टायरोसिन काइनेज का अपरेगुलेशन कराएगा, जिससे कि कैंसर डेवलपमेंट होगा। तो इससे कौन से कैंसर्स एसोसिएटेड हैं, तो वो है कोलेंजियोकार्सिनोमा, ग्लायोमा, AML, यानी कि अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड सार्कोमा, ठीक है। तो ये कैंसर्स इससे एसोसिएटेड हैं, किससे, टेट2 के अफेक्ट होने से, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड हॉलमार्क भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के हॉलमार्क्स कंप्लीट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इसमें समझ में आया कि मैंने जो पढ़ाया, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने बैचमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।